आप लोगों की दुआ से मुझे देश की सर्वोच्च संस्था में आपकी दुआ से मुझे देश की सर्वोच्च संस्था में जाने का मौका मिला और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि शायद मैं अकेला ऐसा नेता हूँ जो जिसे पत्रकार की चिंता देते हैं। तो ये चुनाव भाई मेरा तो चुनाव सब आप लोगों ने लड़ रहा है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ और आप सब लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद। जैसा रियाज भाई ने कहा, हम एक दूसरे के पूरक हैं, बनाने वाले भी तो आप ही हो। मुझे याद है वो वक्त हमारे भाई बैठा करते थे, रियाज भाई बैठा करते थे और मैं घंटों घंटों इनके पास वहां प्रेस सिनेमा के पीछे बैठता था या फिर उनके पास जा करके आवास विकास के अंदर, बेटा अबू बकर ये भी नए नए शुरू हुए थे। तो 30 साल का हमारा ताल्लुक आप लोगों से है। तो विजय चौधरी धीरज जी बैठे हमारे बहुत पुराने साथी हैं। ये ऐसा ताल्लुक है जो लगभग 35 साल हो गए, 30 तो कम कर दी मैंने, 35 साल हो गए। तो 35 साल की ये जो हमारा रास्ता है, मैं बीच में पदों पर भी रहा, चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, वो अलग चीज है। लेकिन अब फाइनली आप लोगों की दुआ से मुझे देश की सर्वोच्च संस्था में बैठने का मौका मिला और मैंने प्रयास किया कि मैं निश्चित रूप से वो काम करूं जिसके लिए मुझे चुना गया है। और हमने पहले दिन से ही इस बात की शुरुआत कर दी। पहले दिन जब बोलने का मौका मिला, मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाओं में जो हेल्थ सर्विसेज हमारे यहाँ खासतौर से सेवा की चिकित्सा सेवा है, वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। मैं मेडिकल कॉलेज गया और मेडिकल कॉलेज का हाल इतना बदतर है कि शायद हिंदुस्तान में किसी मेडिकल कॉलेज का हाल इतना बदतर हो। सफाई और ये तो बहुत बुनियादी चीज है, वहाँ मशीनें रखी हुई है लेकिन मशीनों को चलाने वाला नहीं। 86 वेंटिलेटर है बट वेंटिलेटर ऑपरेटर नहीं। ऑक्सीजन प्लांट उनके बंद पड़े हुए। जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, हमारे यहाँ दुर्भाग्य से एक भी नहीं है। और जब सुपर स्पेशलिटी नहीं है तो फिर उन मेडिकल कॉलेज का मुझे औचित्य ही समझ में नहीं आया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी यही कहा, मेरे उसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में PMSSY के अंदर एक ब्लॉक बना करके 8 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी का, कार्डियोलॉजी का, गैस्ट्रोलॉजी का, और सबसे बड़ी चीज जो हमारा पूरा इलाका जिसमें बहुत परेशान है वो है यहाँ पर ऑन्कोलॉजी, कैंसर के डिपार्टमेंट के लिए मैंने डिमांड की है कि हमें, मुझे उम्मीद है कि इस साल शायद हमें मिल जाए, जिससे कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं 90% जो लोग हैं, अगर ये सब चीज आ गई तो हमारा 90% पेशेंट यही रुक जाएगा। और जो 10% पेशेंट है वो बहुत सूक्ष्म उनकी तादाद होगी कि वो बाहर जाए। तो दूसरा हमने कहा कि दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे को आप बना, क्योंकि 10 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, इसे पूर्ण करिए और पूर्ण कर करके आप ये जो बाईपास इसने बनाया है, इस बाईपास को कंप्लीट बाईपास जब तक नहीं होगा, इसको मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से जोड़ते हुए और देहरादून रोड तक टच कर दे, जिससे ये एक सर्किल बन जाए, तभी ये रिंग रोड होगा। और शाकुंभरी देवी और हजरत रायपुरी की दरगाह के लिए आप उसी से रास्ता निकाल करके सीधे कनेक्टिविटी दे। मां शाकुंभरी के विकास के लिए, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ लाइट जो सबसे बुनियादी चीजें, और पानी और सड़क, ये 3 बुनियादी सुविधाएं दें। चूंकि जब तक हम लोग इसे टूरिज्म के रूप में डेवलप नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। और काफी यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, एक अपार संभावनाएं वहाँ टूरिज्म की है। और उस टूरिज्म को डेवलप अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैंने इस दिशा में इस काम को करने का काम किया। मैंने अपने क्षेत्र से लेकर के पूरे देश में, चूंकि देश की सर्वोच्च संस्था है, देश की सर्वोच्च संस्था में मैं इस बात को आज बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा 22 तारीख को सत्र शुरू हुआ था और 17 साल तक कोई दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मेरा क्वेश्चन ना आया। हर क्वेश्चन पर बोलने का मौका नहीं मिलता। कुछ क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट और कुछ क्वेश्चन होते हैं अनस्टार्ट। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन मैक्सिमम लगते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन 20 ही लग पाते हैं। तो मेरा एक ही स्टार्ट क्वेश्चन आया था, लेकिन उस दिन सत्र नहीं हुआ। तो
अनस्टार्ट क्वेश्चन मेरे पास, क्योंकि मैंने हर चीज के ऊपर, चाहे वो आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो नौजवान से रोजगार से रिलेटेड हो, चाहे वो विकास से रिलेटेड हो, मैंने केंद्र सरकार को संज्ञान में तमाम चीजों को लाने का काम किया। केंद्र की सरकार की स्थिति ये कि केंद्र में काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जाने वाला होना चाहिए। अगर जाने वाला होगा तो निश्चित रूप से मिलेगा। तो मैं अपना प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि मैं दौड़ सकूं और उस काम को कर सकूं। फिर बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के अंदर चल रहा है, और जो एक मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था की जो जब बात होती है तो कानून व्यवस्था के नाम के ऊपर आप देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ये जो बुलडोजर संस्कृति देश के अंदर डेवलप हो रही है, ये बहुत घातक है और बहुत खतरनाक है। और इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हम लोग बार बार आवाज उठाएं। एक रात के अंदर आप किसी का भी मकान अवैध घोषित कर देते हो। छतरपुर का कांड इसकी सबसे बड़ी जीती जाती मिसाल है। छतरपुर के अंदर जिस आदमी के घर को ढहा गया वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी नहीं, जस्ट वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन में थोड़ा हंगामा हुआ, पथराव हुआ। तो प्रदर्शन में पथराव हुआ हिंसक हुआ, उसके लिए आप हिंसक धाराओं में मुकदमा कायम करो, जेल भेज तो समझ में आता है। लेकिन उसका पूरा का पूरा घर, चूंकि एक वेल ऑफ फैमिली थी और माइनॉरिटी मुसलमान था, मुझे माइनॉरिटी लफ्ज से बहुत उलझन होती है। हम माइनॉरिटी किस बात के लिए, क्यों माइनॉरिटी इस्तेमाल करें? मुसलमान था, उसके घर को तबाह कर दिया, पूरा घर जमींदोज किया। चलिए घर अवैध आप बता रहे, लेकिन उसमें खड़ी हुई गाड़ियां तो वैध थी, सारी गाड़ियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो ये जो आप काम कर रहे हो, ये काम पूरी तरीके से देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। देश के कानून को मानने का काम नहीं कर रही सरकार। तो ये बहुत घातक है, और हम लोग इसके ऊपर अगले सत्र के अंदर निश्चित रूप से बोलेंगे कि इस संस्कृति को देश के अंदर नहीं पनपने देना चाहिए। हमारा देश तो बड़ा सौहार्द वाला देश है, जिसने क्राइम किया है और चलता भी ये सिलेक्टिवली है। ये सिलेक्टिवली चलता है, चलता उनके ऊपर है जो आइडियोलॉजिकल आपके साथ जुड़े हुए नहीं हो। आपकी आइडियोलॉजी के लोग अपराध करें तो कोई मतलब नहीं, आपके आइडियोलॉजी के लोगों की कोई गलती हो तो आपको कोई एक्शन नहीं होने का। और एक नहीं, मैं 10 लाख याद गिनवा सकता हूँ कि आपका बुलडोजर सेलेक्टिव चलता है। तो हम इस बुलडोजर की संस्कृति के खिलाफ देश के अंदर माहौल बनाने का काम करेंगे और बात करेंगे। दूसरी चीज, देश के अंदर मुझे मौका मिला इस बार वक्फ बोर्ड के ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने का। वक्फ बोर्ड जो ये लेकर के आए हैं, इस वक्फ बिल के ऊपर बोलने का, और इत्तेफाक से मुझे पार्टी ने जेपीसी के अंदर भी शामिल करा दिया, जो मैं समझता हूँ सहारनपुर वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सहारनपुर के, चूंकि सहारनपुर के लोगों की देन जेपीसी के अंदर रखा है, वो जेपीसी की बातें बाहर नहीं की जा सकती, इसलिए मैं उसमें ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बात कहूंगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए हम लोग जो कर सकते होंगे वो करने का काम करेंगे। क्योंकि वक्फ एक ऐसी संस्था है जो रेलवे और डिफेंस के बाद दूसरी संस्था देश में जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। मोटा मोटी सच्चर कमेटी ने 2006 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसके अंदर उन्होंने साफ कहा था कि 2006 की रिपोर्ट के अनुसार अगर वक्फ की प्रॉपर्टियों से सही किराएदारी ले ली जाए तो सही किराएदारी लेने पर वक्फ को 12,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होगी, जो आज की डेट में 50,000 करोड़ रुपए है। तो किसी पैसे की जरूरत मुसलमान की बेवाओं को, मुसलमान के बच्चों के तालीम को किसी सरकार से पैसे की जरूरत नहीं होगी। और हम इसी बात को बार बार कहना चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वक्फ जो लोगों ने किया था, जो हमारे बुजुर्गों ने किया था, वो फलाही काम के लिए किया था, गरीबों की मदद के लिए किया था। और गरीबों की मदद में जब इतना पैसा होगा तो फिर हिंदू और मुसलमान नहीं होता, सबकी मदद होनी चाहिए। हम सबकी मदद की बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चंद मठाधीशों के कब्जे हैं या सरकार के कब्जे। मैं मठाधीशों में इसलिए कह रहा हूं कि वो इस काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से हम लोग, चूंकि ये जो कानून लाने की बात हुई, ये तो बहुत खराब है। ये तो ऐसा कानून ला करके आप कब्जे वालों को पूरा का पूरा लाइसेंस, वैध लाइसेंस दे रहे। उसमें इन्होंने कहा, एक चीज कही है कि साहब वक्फ डीड जो है वो आपको शो करनी होगी। लेकिन जो अधिकारी बैठे उन्हें मुझे नहीं पता कि उन्हें जानकारी है नहीं है। 1906 में रजिस्ट्री शुरू हुई, 1906 में, और वक्फ एक्ट बना है 1923 में। फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ और प्रॉपर हुआ 1955 में। वो जो 1906 से पहली प्रॉपर्टी है, 90% वक्फ प्रॉपर्टी 1906 से पहले, तो उनका गजट नोटिफिकेशन हुआ है
और वही गजट नोटिफिकेशन माना जाता है। जितने प्राचीन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होंगे उन सबके पास वही है, उनके पास कोई डीड नहीं है। तो ये जो बात हो रही है ये बात उन प्रॉपर्टियों को कब्जाने की होगी, इसी के खिलाफ। और मैं निश्चित रूप से अपनी तरफ से जो भी कोशिश हो सकती होगी लोगों के काम के लिए, मैं अभी सहारनपुर आता हूँ, जिस दिन मैं सहारनपुर बैठता हूँ, मैं सहारनपुर में ऑन एन एवरेज 1,500 से 2,000 आदमियों से पर्सनल मिलता हूँ रोज, जब तक मैं रहूँगा 1,500 से 2,000 आदमियों से रोज मिलता हूँ। हर आदमी से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा कि मैं टेलीफोन उठा लूँ, ये बात सही है, मेरे टेलीफोन की शिकायत आ रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अब मेरे पास व्यवस्था है तो मैंने उसे सिस्टम को लगाया है। ऑफिस के अंदर 4 लोग बैठाए नेता अपने, आप उनको बात कर ले, कोई इमरजेंसी है तो सीधे सीधे मेरे पास सूचना देंगे। बाकी आप लोगों के बीच में जैसा आप कहोगे आदेश करोगे। आपका एक निमंत्रण आपको देना चाहता हूँ कि सारे पत्रकार, भाई पहले किसी ने नहीं किया लेकिन मैं करूंगा, मैं सारे पत्रकारों को आमंत्रित करता हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मेरे पास दिल्ली आए, मैं पार्लियामेंट में आपका लंच कराऊंगा, पार्लियामेंट आपको बुलाऊंगा, पार्लियामेंट में आप सब लोगों को लंच कराऊंगा। लॉलीपॉप में मान गया तुम इसमें? नहीं, ये लॉलीपॉप नहीं है, ये सम्मान है, ये सम्मान है, ये सम्मान है, एक सम्मान तो हमेशा मिलता ही है। ये सम्मान है। और पार्लियामेंट में प्रेस क्लब बनाने के लिए दो भाई, ये सम्मान है। एक संस्था को इतना पैसा कभी दे नहीं सकता कोई भी, तो थोड़ा दे दो। हाँ, कहाँ बनाओगे? आपके पास जमीन है? जमीन नहीं है, जमीन जब लोगे तब बताना मुझे। नहीं 1 करोड़, भाई साहब 1 करोड़ 2 करोड़ जमीन तो आ जाएगी।